नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसके संभवतया आप या तो शिकार हुए हों और ना हुए हों तो आपको इसकी जानकारी हो कि आपका कोई ना कोई इस प्रकार के किसी धोखे का शिकार हुआ है। मैं कुछ घटनाएं बताता हूं, एक बार उन्हें रिलेट करिएगा। क्या आपने कभी ऐसा किसी का नाम सुना है कि कोई आपके पास फोन आया कि सर आपके नाम से कुरियर आया है, आप हमें ओटीपी बता दीजिए। आपने ओटीपी बताया, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए। या कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि सर आपके नाम से इंटरनेशनल कुरियर आया है, यहां पर अटका हुआ है, आपके पार्सल के लिए आवश्यक है कि इंटरनेशनल डिलीवरी है, पहले आप अपना डिटेल दीजिए तब हम बताएं। या कभी किसी के साथ ऐसा आपने सुना है होते हुए कि जब किसी व्यक्ति को यह कहकर के धमकाया गया हो कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, हम कस्टम्स से बोल रहे हैं, हम ईडी से बोल रहे हैं, आपके नाम से एक पार्सल आया है, इस पार्सल में कुछ संदिग्ध सामान है, अपना वेरिफिकेशन दीजिए, अपनी पहचान बताइए, अदरवाइज हम आपको यहीं से अरेस्ट करने का डिस्कशन करते हैं। आपके दिमाग में कुछ बातें सुनी सुनी सी लगने लगेंगी। आपको लगेगा ऐसा तो कुछ हमारे देश में जामताड़ा से रिलेट करके आता था कि मोबाइल पर कई बार लोगों से पूछा जाता था, आपका ओटीपी बताइए, आपका पासवर्ड बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, अकाउंट नंबर बताइए। आपको यदि याद नहीं है तो इसका मतलब आप अभी तक सुरक्षित हैं या सुरक्षित हैं, और साथ में अगर आपको याद भी है और बचे हुए हैं तो समझ जाइए कि आप अभी तक सुरक्षित हैं। आप कहेंगे क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि भारत में ना एक टाइम पर जामताड़ा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। कहिए तो अपने डीफेम के कारण फेमस हुआ था। क्या था? वहां पर कुछ लोग थे जो साइबर क्राइम किया करते थे, और साइबर क्राइम से ज़्यादा वो लोग साइबर से क्राइम नहीं करते थे, वो टेलीफोनिक क्राइम करते थे। फ़ोन पे लोगों को फ़ोन करके कहना कि आपकी लॉटरी लगी है साहब, आपका मोबाइल नंबर बता दो, आपका अकाउंट नंबर बता दो, आपका एटीएम पिन बता दो और पैसे निकाल लेना। लेकिन भाई साहब, यदि आपको कुछ ऐसा जो मैंने अभी बताया है, अगर कुछ ऐसा सुनने, देखने या अपने पर्सनल एहसास में हुआ है तो समझ जाइए कि किसी साइबर गुलाम ने आपके साथ ऐसा किया है। आप कहेंगे गुलाम? गुलामी की कहानियां तो हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं। अंग्रेजों के सामने हम इतने समय से गुलाम ही तो थे। अब ये साइबर गुलाम क्या है? कुछ इंटरनेट की बीमारी वगैरह है क्या? नहीं भाई। आज से 2 साल पहले तमिलनाडु के अंदर एक व्यक्ति ने पुलिस के सामने अपनी बात कही और उसने कहा कि मैं कंबोडिया के अंदर गुलाम था। कंबोडिया के अंदर गुलाम था? आप में से कई तो कंबोडिया जानते ही नहीं होंगे, कुछ जानते होंगे तो एक अंकोर वाट के कारण। बोले ये कंबोडिया कहाँ है, और अगर है तो भैया तुम वहां क्या करने गए थे? इस व्यक्ति ने बताया कि मैं 16-16 घंटे वहां काम किया करता था, और अगर काम ना करूं तो मुझे खाना नहीं मिलता था, हमें इलेक्ट्रिक शॉट दिए जाते थे, हमें पीटा जाता था। 22 में आई हुई खबर को किसी ने सोचा कि कोई दुश्मनी रही होगी किसी की, शायद इसलिए किसी ने नहीं बताई। भाई साहब, ये खबर जब धीरे धीरे मार्केट में होने लगी और इस तरह की कई खबरें मार्केट में आने लगी, तो अल जजीरा, कतर का समाचार चैनल, इसने इसके ऊपर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था कंबोडिया साइबर स्लेव्स। आप जाकर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको ये YouTube पर दिखाई दे जाएगी, आप जाकर सुने इसे। हम इसको यहां पर प्ले नहीं कर सकते क्योंकि हमारे को YouTube रोक देगा, लेकिन ये न्यूज़ चैनल वाले चला जाएंगे। बकायदा इस बच्चे की जो बात 2022 में थी, 2023 में अल जजीरा ने बकायदा इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। केवल इस पर नहीं, बहुत से लोगों को उसमें बकायदा लिया और पता लगाया कि कंबोडिया में कुछ चाइनीज लोग हैं जो दुनिया भर के लोगों को, विशेष रूप से इंडिया से बड़ी संख्या में लोगों को बुलाते हैं और बुला करके उन्हें गुलाम बना लेते हैं, और गुलाम बनाकर उनसे अपने ही देश में, कंबोडिया में नहीं, भारत से गए हैं तो भारत में ही कॉल करिए और अकाउंट में पैसे डलवाइए। अब आप पूछेंगे क्या परिवार वालों को कॉल करवाते हैं क्या? क्या किसी रिश्तेदार को कॉल करवाते हैं क्या? धमकी भरे कॉल दिलवाते हैं क्या? क्या होता है? आज के सेशन में डिटेल में आप जानेंगे। यह जानकारी इसलिए आज आपके सामने साझा हो रही है, 2022 में न्यूज़ में कवर हुई, 2023 में कंबोडिया के बारे में बकायदा अल जजीरा ने एक वीडियो बनाया। आज ये खबर इसलिए हो रही है क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने आज से 2 दिन पहले एक न्यूज़ कवर की है, और उस न्यूज़ में लिखा है 5000 से ज्यादा भारतीय कंबोडिया में मजबूर किए गए हैं साइबर स्लेव बनाने के लिए, यानी इंटरनेट का गुलाम बनाने के लिए। अब आप ये वो इंटरनेट का गुलाम क्या होता है, इसको समझने के लिए सेशन को डिटेल में समझेंगे। गुलाम के नाम पर अगर आपको यह कहा जाए कि आपको किसी ऐसी काम के लिए लगा दिया गया हो जहां आपकी इच्छा ना चलती हो। अरे बोले सर हमको घर वाले पढ़ने बैठ देते हैं तो क्या हम पढ़ने के लिए गुलाम हो गए? अजी नहीं, आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य, जो कार्य आप नहीं करना चाहते, आपके विश के विरुद्ध कोई कार्य कराया जा रहा हो,
आपके विश के विरुद्ध आपको कहा जाए कि 12 घंटे आपको काम करना है, काम नहीं किया तो आपको पिटाई खानी है, आपको भोजन नहीं मिलेगा, आपको अपने देश जाने का नहीं मिलेगा, आपका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, तो समझ जाइए कि आपका गुलामों की तरह सौदा हो गया है। और ऐसा ही कंबोडिया में हुआ है। ये सुर्खियां दर्शाती हैं कि बहुत कुछ बड़ा हुआ है। अब ये कहां है कंबोडिया, क्या है कहानी, सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए, भारत को जब मैप पर आप देखते हैं तो भारत से दिशाओं को पढ़ने के लिए आपको इंटरनेट के माध्यम से यह जानकारी पता हो। दिशाएं कुछ इस प्रकार से पढ़ी जाती हैं, ऊपर नॉर्थ पढ़ा जाता है, नीचे साउथ पढ़ा जाता है, राइट में ईस्ट पढ़ा जाता है, लेफ्ट में वेस्ट पढ़ा जाता है। तो भारत से अगर आप इस तरफ चलते हैं तो आपको थोड़ा सा नीचे चलना पड़ता है ना। तो मतलब इसको मैप पर और ज्यादा स्पेशलाइज्ड करूं तो कुछ इस तरह से आपको नीचे चलना पड़ता है, ठीक है। दक्षिण की तरफ चले और इधर की तरफ ईस्ट। तो ईस्ट और दक्षिण में स्थित ये जो कंट्रीज यहां पर दिखाई देती हैं, ये आसियान कंट्रीज कहलाती हैं। आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये एशिया के देश हैं। लगभग 10 देश आसियान कंट्री कहलाते हैं। इन आसियान देशों में से एक देश है कंबोडिया। यहां पर आप नक्शे पर देख सकते हैं, ठीक है। कंबोडिया यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, साथ में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, ये सब आपको देश दिखाई दे रहे होंगे। आप कंबोडिया पहचान लें। यानी कि अगर कंबोडिया जाना हो तो रूट क्या लिया जाएगा, तो आप बंगाल की खाड़ी से होते हुए, फिर आप यहां से बंगाल की खाड़ी से होते हुए वाया सिंगापुर होते हुए आपको निकलना पड़ेगा। इस प्रकार से कंबोडिया सी रूट के माध्यम से, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के माध्यम से होते हुए पहुंचेंगे, ठीक है साहब। अच्छा, अब कंबोडिया पहुंचा दिया आपको। कंबोडिया का जिक्र क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में डेमोग्राफी जान लेते हैं, जनता के बारे में जान लेते हैं। सब कंबोडिया में मात्र 1.5 करोड़ के आसपास आबादी रहती है। 1.5 करोड़ तो आबादी अपने मतलब दिल्ली के अंदर, न जाने कितने शहरों के अंदर होती रहती होगी। इस 1.5 करोड़ आबादी के पास भी बहुत सारे भारतीय लोग नौकरी करने जाते हैं। अब आप कहेंगे भारत के लोग तो सर दुनिया भर में नौकरी करने जाते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस समय तमिलनाडु के इस बच्चे ने शिकायत की थी, मैं उस दौर की बात बताता हूं। 2022 का एक आंकड़ा सुनिए आप। 2022 में जिस समय कोरोना 19, 20, 21, 22 कोरोना कालखंड वाला जो टाइम खंड था, उसकी एक न्यूज बताता हूं। 2022 का आंकड़ा है कि 2022 में 2.5 साल के टेन्योर के अंदर, आप 20, 21, 22 का टाइम ले लीजिए, जिस समय कोरोना चल रहा था, उस समय भी भारत से लगभग 28 लाख लोग दुनिया में बाहर नौकरी करने गए थे। यह सरकारी डेटा है। आज का डेटा क्या है, 2023 का डेटा है कि भारत से लगभग 25 लाख लोग प्रतिवर्ष बाहर नौकरी करने जाते हैं। बाहर नौकरी करने का आप लोगों ने कईयों बार जिक्र सुना होगा और कईयों बार चर्चा भी सुनी होगी, ठीक है साहब। जॉब ऑफर्स में बढ़िया जो नौकरी मानी गई हैं वो यूरोप की मानी गई हैं, अमेरिका की मानी गई हैं। फिर उसके बाद में स्किल्ड लेबर से थोड़ा सा कम स्किल की तरफ आते तो गल्फ कंट्रीज थोड़ा इस बारे में चर्चा के अंदर रही हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि जॉब देने वाले ये देश, कंबोडिया जैसे जो गरीब राष्ट्र हैं, ये भी आकर के भारतीय लोगों को 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए महीने का ऑफर दे करके नौकरी पर ले जाते हैं। अब भाई 1.5-2 लाख रुपए का आपको कोई ऑफर दे दे, पर मंथ आपकी नौकरी है, तो जी तो ललचाएगा। जहां भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम साल भर की लाख रुपया बन रही हो, वहां पर आपको कोई कहे कि आपको 1.5 लाख रुपया महीने की तनख्वाह मिलेगी, तो आपके मन में आएगा कि यार ऐसा क्या स्किल चाहते हो भाई आप हमसे, क्या इजराइल की तरह हमको वहां पर जाकर के ईंट के मकान बनाने करना क्या है? बोले नहीं नहीं नहीं, आपको केवल थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए। बोले बहुत बढ़िया, और थोड़ा बहुत टाइपिंग वाइपिंग आनी चाहिए। बोले बहुत बढ़िया यार, लग रहा है कुछ पीपीटी वीपीटी बनवाओगे? नहीं, बस थोड़ा बहुत आप इंटरनेट पर कोई चीज सर्च करने में काबिलियत रखते हो। बोले हाँ हाँ, इतना तो आएगा ही। देखिए दक्षिण भारत में क्या है ना, भारत के दक्षिण की तरफ जब आप चलते हैं तो इंग्लिश को एक सपोर्टिव लैंग्वेज के रूप में वहां लोगों ने माना हुआ है। यानी कि कई बार तो आप देखेंगे कि साउथ की कई चुनावी रैलियों को भी इंग्लिश में संबोधित होते हुए आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो गूगल कर लेना इस सेशन के बाद में, ठीक है। तो इंग्लिश वहां पर कल्चर के अंदर काफी ज्यादा चर्चा का कारण बनती है। तो दक्षिण भारत के बहुत से लोगों को इन आसियान कंट्रीज में से कंबोडिया और म्यांमार से जॉब ऑफर्स आते हैं। कैसे जॉब ऑफर्स आते हैं साहब? कंबोडिया से जॉब ऑफर आता है कि आपको डेटा एंट्री करने की जॉब मिल रही है कंबोडिया में। आप सोचेंगे यार ऐसा मेरे अंदर क्या स्किल है जिसके लिए मुझे इतना पैसा मिल रहा है? बोले स्किल बोल दिया, थोड़ी अंग्रेजी आती हो तो आपको एक सुपेरिटी फीलिंग आ गई कि यार अंग्रेजी तो आती है, साथ में थोड़ा डेटा एंट्री कर लेते हो, एक्सेल फैक्सेल पे बना लेते हो। बोले हाँ हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, और बताइए क्या चाहिए? बोले बस थोड़ी बहुत आप जो है स्लाइड्स वगैरह बना लेते हो, कुछ इस प्रकार का, जैसे हम लोग कई बार निकालते हैं कंटेंट डेवलपर का स्कोप, इस प्रकार से स्कोप निकाला गया। अच्छा साहब, अब यह चर्चा आज क्यों हो रही है जब 2022 में ही किसी ने रिवील कर दी थी? तो
रिसेंटली चर्चा निकल कर आई इंडियन एक्सप्रेस में कि इस महीने की शुरुआत में, मतलब अभी तो अपन अप्रैल में आ गए, ये खबर मार्च में छपी है, मार्च के अंत में छपी है, तो मार्च की शुरुआत में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर के, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ मिलकर के एक प्रॉपर प्लान बनाया कि हम भारत के जो लोग कंबोडिया में फंसे हुए हैं उनको कैसे वापस लेकर आएं। यानी कि गत माह मार्च की शुरुआत में सरकार ने एक प्लान बनाया कि हमारे जो लोग वहां फंसे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को भी अपने आंकड़ों से यह पता चल गया कि कोई व्यक्ति हमारा वहां पर फंसा हुआ है। इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा पीछे, बिल्कुल हुआ होगा। क्या हुआ होगा आपको मैं जानकारी देता हूं। जानकारी यह है कि भारत से पिछले साल में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा मात्र 6 महीने के अंदर साइबर ठगी हो गई। फिर से सुनिए क्या कहा, भारत में से 500 करोड़ रुपए चोर अकाउंट से चुरा कर ले गए। आप कहेंगे क्या डाका पड़ा था, क्या किसी के घर में लूट हुई थी क्या, या किसी व्यक्ति के पास में कोई स्पेशल प्रेशर आया था क्या? कुछ भी नहीं हुआ, अकाउंट साफ हो गए, 500 करोड़ रुपए गए। मतलब इतना इंडिया कंबोडिया में निवेश नहीं करता होगा जितना कंबोडिया में बैठे लोगों ने भारत के खातों में से पैसा निकाल लिया। आप पूछेंगे यह कैसे पॉसिबल है? यह पॉसिबल हुआ इन्हीं साइबर स्लेव्स के द्वारा। मतलब यह कि जो 5000 से ज्यादा लोग यहां से वहां पर पकड़े बंधक बनाए हुए रखे हुए हैं, जैसा मिनिस्ट्री खुद से आपस में चर्चाएं कर रही हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने सोर्सेज का हवाला देकर यह बात करी है, तो हम भी सोर्सेज की बात कर रहे हैं। वहां पर ये जो लोग गए हुए हैं वो वहां पहुंच करके कुछ फेक क्लेम्स करते हैं। फेक क्लेम से मतलब क्या करते हैं, वहां से ऑफिसर्स बनकर बात करते हैं, वहां से लोगों को फंसाने के लिए तरह तरह की स्कीम सुनाते हैं, फर्जी एप्लीकेशंस बनाते हैं, वहां बैठ करके बिटकॉइन बेचते हैं, वहां बैठ करके लॉटरी लगवाते हैं, वहां बैठकर बकायदा फेसबुक के माध्यम से सेक्स टॉर्शन करते हैं। मतलब लड़कियों की फोटोज लगा करके दक्षिण और उत्तर भारत के लोगों के अलग अलग प्रकार के आईडी और पासवर्ड बना करके उन्हें रीच किया जाता है और वहां बैठ करके प्रॉपर तरीके से भारत के लोगों को, भारत के ही लोगों को लूटने के लिए बिठाया जाता है। अब आप पूछेंगे इतना जबरदस्त तरीके से जानकारी बाहर कहां से आई? तो 2022 में जो ये न्यूज बस्ट हुई थी, तमिलनाडु के एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी, एक बच्चे के द्वारा की गई थी, उस न्यूज का पीछा करते करते मतलब पुलिस को एक हिंट तो था कि कुछ तो है, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि कुछ हो रहा है और पता नहीं चल रहा है, तो पता कैसे चलता है? शिकायतें होंगी तो पता चलेगा। जब न्यूज में यह जानकारी निकलकर आई कि तमिलनाडु में ऐसा हुआ है, तो कुछ लोग बाहर निकल कर आए। ऐसा बाहर निकलकर जब आए तो फिर उड़ीसा की पुलिस ने, राउरकेला पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यह घटना कब की है? इसी साल के शुरुआत की है, 28 जनवरी की। क्या किया उसमें? राउरकेला पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो भारत से ऐसी पोस्ट निकाल करके, जॉब वैकेंसी निकाल करके कि साहब नौकरी के लिए चलिए कंबोडिया बुलाया गया है, ऐसी पोस्ट क्रिएट करके लोगों को ले जाते थे। तो यहां पर जो इंटरनेशनल साइबर क्राइम का सिंडिकेट था, इसे राउरकेला पुलिस ने ब्लास्ट किया, कि पता किया कि यह चक्कर क्या है, कहां से कुछ गड़बड़ हो रही है। पुलिस ने जब इस मामले की तह तक जाने का प्रयास किया तो फिर पता चला कि जो कहानियां हैं जो अभी तक आ रही थी वो सही थी। क्या सही थी? कि तमिलनाडु के जो रामनाथपुरम में रहने वाला जो निधि राजन एन है, वह व्यक्ति जब कंबोडिया में काम करने गया तो उसे हर रोज 16-16 घंटे काम करवाया जाता था। इकलौता वो नहीं, बहुत से लोगों को ऐसे ही ये लोग उठाकर लेकर जाते हैं। साथ में उसे हथियार बंद करके गार्ड के साथ मौजूदगी में रखा जाता था और खाने का नाम केवल उबला हुआ चावल दिया जाता था। काम नहीं किया तो बिजली के झटके दिए जाते थे। यह व्यक्ति जब भारत वापस लौटा तो इसने लोगों को इस बारे में जानकारी दी। उसने कहा कि मैं डिप्लोमा ग्रेजुएट हूं और मेरे साथ में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट व्यक्ति अशोक मणिकरण भी था जो वहां गया था। वहां जाकर हमें बंधुआ मजदूर बनाया गया। बंधुआ मजदूर बनाया गया तो सरकार के दिमाग में एक पिक्चर जगी कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं, ये लोगों से पैसे कैसे निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। अगर आप कभी भी विदेश यात्रा पर जाएंगे तो विदेश यात्रा पर जाते ही आपका भारतीय होने का प्रमाण पत्र होता है आपका पासपोर्ट।
पासपोर्ट जैसे आज इंडिया में जब आप घूमते हैं तो आप अपने पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को आप यूज करते हैं कि साहब ये मेरी पहचान है। ऐसे जब आप विदेश जाते हैं तो पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को अगर दूसरे देश में जाना है तो अपनी सरकार से एक पहचान पत्र बनवाना होता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्नॉलेज्ड होता है, जिसे पासपोर्ट कहा गया है। ठीक है, आप पासपोर्ट लेकर जाते हैं, अब आपका वो पहचान पत्र है, आप उसी से ही उस देश में एंट्री करते हैं और जब आप अपने देश में वापस भी आते हैं तो पासपोर्ट के माध्यम से ही आते हैं कि सर मैं उस देश का नागरिक हूं इसलिए जाना चाहता हूं। ठीक है, आप अपना पासपोर्ट लेकर दूसरे देश में एंट्री किए। अब आपका पासपोर्ट जाते ही जो आपका जॉब देने वाला व्यक्ति था उसने अपने पासपोर्ट जब्त कर लिए। मतलब आप लैंड हुए, आपको लैंड करते ही साथ में लिया, बोले लाइए पासपोर्ट अपने दे दीजिए, सुरक्षित रख लेंगे ताकि खराब ना हो। अब क्या किया, ये व्यक्ति इन सभी लोगों को जो इंडिया से गए हैं इन्हें लेकर गया एक ऑफिस में। वहां पर बैठा हुआ था एक चाइनीज। ये सारा दिमाग किनका चल रहा है, तो ये चीनियों का दिमाग चल रहा है। और कैसे चल रहा है आप बड़ा सोचकर देखिए, ये केवल कोरोना नहीं फैलाते हैं, दुनिया में पैसा लूटने की अद्भुत कला है इनमें। क्या चल रहा है भाई, अपन को लगता है ना कि इन पाकिस्तानियों को पैसा देके चाइनीज लूट बर्बाद हो रहे हैं, नहीं साहब, पैसा कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। कैसे, जरा सुनिए। ये लोग क्या करते हैं, कंबोडिया में इन्होंने एक ठिकाना बना लिया, वहां पर कुछ चाइनीज लोग आए, अपनी कंपनी डाले। कंपनी का नाम पर केवल इतना था कि सब लोगों को कमरे में बिठाकर कंप्यूटर देकर बिठाना था। करना क्या था उन सभी लोगों को, पहले इंटरव्यू लेकर के पूछना था क्या अंग्रेजी आती है, क्या आपको अपने क्षेत्र की जानकारी है, अगर है तो इस कंप्यूटर पर बैठ जाओ। अब करना क्या है, एक बकायदा फेसबुक अकाउंट बनाओ, एक सोशल मीडिया पर बढ़िया सी प्रोफाइल बनाओ और प्रोफाइल में कुछ अच्छी अच्छी फोटो डालो। अगर आप दक्षिण भारत से आए हो तो इस तरह की तस्वीर डालो कि उत्तर भारत के व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि आप दक्षिण भारत से हो। अगर आप अगर आप उत्तर भारत के रहने वाले हो तो इस तरह की तस्वीरें डालो कि दक्षिण भारत वाले को यह बिलीव हो जाए कि आप उत्तर भारत के हो। और आपकी जो ऑडियंस है ना वो बिल्कुल टारगेटेड होनी चाहिए। मतलब आप कभी दक्षिण भारत वाले व्यक्ति को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, आप उत्तर भारत वाले को बनाएंगे ताकि उसे यह लगे कि कोई जेन्युइन आदमी है। दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति अचानक आपको पास मैसेज करे, एक सुंदर सी कन्या की तस्वीर लगाकर आपके पास फेसबुक पर मैसेज आए और वो कहे कि मुझे आपकी प्रोफाइल बड़ी पसंद आई, क्या मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं। बातचीत कर सकती हो क्योंकि वहां बैठा हुआ कोई और ही है। अब वो आपसे बात करने का हिंट दे रहा है, आपको लगा कि यार हो सकता है मेरी प्रोफाइल में मेरी आंखें मदमस्त दिख रही हो, मेरी पर्सनैलिटी एकदम सिक्स पैक निकल के आ रही हो, मेरी प्रोफाइल में पता चल गया हो कि मैं तो अरबपति आदमी हूं। हाँ हाँ क्यों नहीं बात करेंगे, हो सकता है मेरी लॉटरी लग गई हो। आपने वहां पर हाय मार दिया साहब, ऐसी हाय लगी कि बस उधर से हाय हाय होने लग गई। अब ऐसी स्थिति में वो आपको अपनी तरफ से हर तरह से अपने ट्रैप में फंसाने का प्रयास कर रहा है। दिस इज नॉन एज सेक्स टॉर्शन, यानी कि आपकी जो अपोजिट सेक्स के प्रति लालसा है इसे ही आधार बना करके सामने बैठे वाले व्यक्ति ने आपकी कमियों को पकड़ते हुए आपसे धीरे धीरे प्यार की लुभावनी बातें, आपके कुछ प्राइवेट वीडियोस, आपकी प्राइवेट तस्वीरें मंगाते मंगाते कंप्यूटर से सारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया और कहा कि अब ये तस्वीरें जो मेरे पास आपकी प्राइवेट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन तस्वीरों को मैं आप ही की प्रोफाइल पर सेंड ना करूं ताकि पूरे दोस्तों को पता चल जाए, तो कृपया करके इस अकाउंट में पैसा भेज दें। यह मात्र एक तरीका है ब्लैकमेल करने का। जब सेक्स के आधार पर ब्लैकमेल किया जाता है तो इसे सेक्स टॉर्शन कहा जाता है। यह एक तरीका है जो वहां बैठकर अप्लाई हो रहा था। और कौन से तरीके अप्लाई होते थे? और तरीकों में अप्लाई होता था यह कह करके कि एक बात बताइए, आपने क्या कोई अपना ऑर्डर बुक किया था क्या विदेश से? आपके पास कॉल आया कि सर मोबाइल आया हुआ है आपके अकाउंट से। बोले साहब मैंने कहां से मंगा लिया मोबाइल, मेरा कोई नहीं आया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, नहीं आया क्या, चलो ठीक है हम कैंसिल कर रहे हैं सर, आपका अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो बताइए हम कैंसिल कर देते। बोले हाँ कर दो। बोले सर एक मिनट रुकिए, बस आपके मोबाइल पर एक नंबर पर एक ओटीपी आ रहा है वो बता दो, हम ये ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। आपने कहा यार कितने सज्जन लोग हैं, मुझसे पूछ करके मेरा ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। हाँ बोलो क्या आया? बोले ये है सर। बोले ठीक है सर, थैंक यू सो मच, हो गया थैंक यू, गए पैसे आपके अकाउंट से। फोन नंबर उनके पास पहले से था, ओटीपी आपसे पूछ लिया, अकाउंट से पैसा निकल गया। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या था? आपके पास फोन आया, सर सुनिए। बोले हाँ। बोले आपके नाम पर एक पार्सल बुक हुआ है और इसमें गोल्ड है। आपके नाम से पार्सल बुक हुआ है, कोई बच्चा विदेश में रहता है क्या? अच्छा ये बहुत आसान है ये पता लगाना कि आपका घर का कोई मेंबर बाहर रहता हो, ये सब डेटा उपलब्ध है। और नहीं भी रहता है तो बेचारे बुजुर्ग हैं, उनसे कहा गया है कि आपने कभी विदेश यात्रा की थी क्या? ये डेटा भी बड़ा आसानी से उपलब्ध है, कौन गया कहाँ गया स्कैमर्स निकाल लेते हैं। तो बोले आपने की थी क्या? उस समय की कुछ जानकारी निकल कर आ रही है कि आप इस तरह का कुछ सामान खरीदे थे, है क्या कुछ ऐसा? टैक्स है क्या आपके पास? टैक्स की स्लिप है क्या आपके पास?
आज आपके पास भी यदि ये कह दिया जाए कि भाई साहब 5 साल पहले मूवी देखने गए थे, टिकट है क्या, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप लास्ट ईयर बिजली का बिल जमा कराए थे, आपके पास रसीद है क्या, और छोड़िए आपसे पिछले महीने पूछ लिया जाए कि आप सब्जी खरीद के लाए थे, बिल है क्या, और छोड़िए पिछले हफ्ते आपने पेट्रोल भराया था, क्या आपके पास बिल है। अपनी आदत ही नहीं है उनको, तो यूं मसल के फेंक दिया। आपके पास फोन है, सर आपके पास बिल है क्या, बोले नहीं है। सर वो आपके बिल पर ये निकल कर आ रहा है, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहा हूं, इतने करोड़ रुपए का आपके ऊपर क्लेम निकल रहा है, जस्ट लाइक कांग्रेस। सर 1750 करोड़ रुपए का क्लेम निकल रहा है पिछला, जरा दे दीजिएगा। आपको पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है भाई। आपने कहा सर ये क्या हो गया, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। आप घबरा गए क्योंकि देश में माहौल चल रहा है, ईडी चल रही है, सीबीआई चल रहा है, इनकम टैक्स चल रहा है। आपने कहा भाई साहब मैं डर गया, क्या हो गया ये। बोले कुछ नहीं हो रहा सर, ये थोड़ा सा रेगुलर ड्रिल है, और आप सुन ही रहे हैं आजकल तो इतना मतलब सरकार कह ही रही है, तो हम ईडी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आप बताइए, हम आपके घर आ जाते हैं। आप डर गए, इज्जतदार हैं, अरे सर मेरे घर मत आइए, पड़ोसियों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो बोले फिर क्या करना है। बोले सर इस मामले को थोड़ा रिजॉल्व करिए। बोले नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, मैं मेरे सीनियर से बात करता हूँ। आपको और ट्रस्ट हो गया कि अरे यार जेन्युइन आदमी मना कर दिया, रिश्वत की मना कर दे, वाह नेकी और पूछ पूछ। जैसे रेलवे के अंदर होता नहीं है, टीटी आपके पास आता है, पहले आपसे पूछता है टिकट है क्या, आपने मना कर दिया, वो एकदम रौब दिखाएगा, पेनल्टी लगेगी, 1500 रुपये का किराया लगेगा। आपने कहा भाई साहब इतना तो नहीं है मेरे पास, नहीं 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 बिल्कुल लगेगा, और आपको इशारे में कह जाएगा पीछे आ जाओ। मतलब जहां कोई देख ना रहा हो, जहां कोई कैमरे ना हो, गली में ले जाएगा, गुसलखाने के पास ले जाएगा, टॉयलेट के पास लेके जाएगा। भाई साहब सबके सामने मना करते हो यार, आप ऐसे थोड़ी करते हैं, लाओ निकाल के दो पैसे। जो ओपनली होने वाला, ओपन सीक्रेट है ना, जैसे टीटी से टिकट कंफर्म कराना, ऐसे भाई साहब सीनियर का फोन है, मैं नहीं मानूंगा। तो बोले फिर, बोले बात करता हूं मैं आपसे। फिर एक सीनियर का फोन आता है, नहीं नहीं सर ये बहुत बड़ा क्लेम है, और ये आपकी तो इसमें इतनी पेनल्टी निकली है, आप देख लीजिए। अभी कांग्रेस का ही इतना अकाउंट में पैसा था, 150-200 करोड़ रुपए था, 1700 करोड़ रुपए की हमने वो निकाल दी। ये तो सर बहुत बड़ा है, इतने साल का पड़ा है फलाना, आपको पता नहीं है क्या, इतने साल पीछे का निकालते हैं हम लोग जब निकालते हैं, और सूचना फोन पे ही देते हैं। आप कहो तो आ जाए, हम ले आते हैं अपने डिपार्टमेंट। नहीं नहीं रहने दो, आपको कुछ नहीं करना ना, रहने दो आप। अरे भाई साहब कुछ कर लो, आपका कोई आदमी भेज दो यार, कैसे भी मैनेज कर लो, कैसे भी कर लो यार। अब तो मैं बुढ़ापे में कहाँ कहाँ फिरूंगा यार, अब जेल में कौन जाएगा केजरीवाल की तरह, आप छोड़ दो यार। तो बोले अच्छा चलो चलो ठीक है, बताओ कितना करोगे। मैं दूसरे नंबर से फ़ोन करता हूँ, फिर रुको। बोले हाँ। बोले चलो इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दो। बेचारा वो बुजुर्ग आदमी डरपोक था, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, लीजिए सर हो गया सर, चला गया पैसा। चौथा तरीका सुनिए, आपको कहा गया कि भाई साहब पता है आपको बिटकॉइन में क्या चल रहा है। बोले बिटकॉइन में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। बोले हाँ क्यों होगा, गरीब आदमी हो। दुनिया में जितने भी अमीर हैं, अब उदाहरण के रूप में निकाल दिया अमिताभ बच्चन को, पता है अमिताभ बच्चन के पास बिटकॉइन है, जानते हो कुछ। बोले सर मैं तो नहीं जानता। कैसे जानोगे, गरीब आदमी हो। बिटकॉइन है असली करेंसी, सरकार जो है ना वो पकड़ लेती है अकाउंट में कितना पैसा है, लो पकड़ के दिखाओ बिटकॉइन में कितना है, कोई बताएगा कितना पैसा पड़ा हुआ है किसी के अकाउंट में। ये बड़े लोग कहाँ रखते हैं पैसा, अंबानी अडानी ऐसे अमीर थोड़ी हैं, अकाउंट में पैसा दिखता नहीं है फिर भी अमीर कैसे हैं, ये सब फंसा के रखे हुए हैं पैसा। बोले सर भाई साहब मैं तो नहीं जानता बिटकॉइन क्या है। बोले रुको, आपको नहीं पता ना, आपका नाम और नंबर बताओ, मैं आपके नाम से बिटकॉइन परचेज कर लेता हूँ। बोले भाई साहब पैसा नहीं है मेरे पास, आप समझदार बने। आपने कहा मेरे साथ पैसा नहीं है। अरे मैं पैसा नहीं ले रहा महाराज, मैं अपना अकाउंट दिखा रहा हूँ, आपके नाम से बुक कर रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बोले नहीं है, ये देखो मैंने आपके नाम से बुक किया 10,000 रुपये का, ठीक है। अब बात करूंगा 1 महीने बाद, जब ये 10 का 15 हो जाएगा ना, पैसा नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये मैंने पैसा दिया है। मैं तो केवल ये दिखाने के लिए कह रहा हूं कि आप बेवकूफ़ हो, ये प्रूव करने के लिए। अच्छा मेल ईगो बहुत जल्दी हर्ट होती है अगर कोई उससे कह देना कि तू बेवकूफ़ है। कैसे मैं कैसे बेवकूफ़ हो सकता हूं। बस आदमी को नीचा दिखाना हो, बस उसको ये बोल दो कि तू बेवकूफ़ है, तू पागल है। अरे मैं कैसे पागल हूँ, पागल को पागल बोल दो तो चिढ़ जाएगा। बोले अच्छा। अब ऐसी स्थिति में साहब उसको आपने जाके कह दिया तेरे अकाउंट में से पैसा, तेरे को तो तेरा तो नहीं लिया ना मैंने, 10 का 15 मेरे अकाउंट में हुआ है, देख तेरे सामने 10,000 लगाए थे, ये 15 हो गए। अब वो कर कैसे रहा है, उसने एक फर्जी एप्लीकेशन बनाया हुआ है। आपका जी ललचाया, बोले यार सॉरी यार तेरे को गलत समझ लिया। और सामने बैठी हुई कोई सुकन्या है जो मैसेज पे बात कर रही है, और वो कह रही है कि आप बड़े ही बेवकूफ़ हैं। देखकर तो लगता है गाड़ियों में बढ़िया में घूमते हैं, फार्चूनर ले रखी है आपने, पैसे वाले हैं, लेकिन इतने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एकदम पुअर है आपका। छोड़िए मैंने शायद पर्सनैलिटी गलत जज कर ली। अब भाई साहब मेल ईगो एकदम हर्ट हो गया। अच्छा मतलब आप हमको इतने सी बात से जज कर लेंगे कि हम बिटकॉइन नहीं खरीदे, लीजिए अभी खरीदते हैं, बताइए कौन सा ऐप है। बोले ये रहा ऐप, मेरे लिए मत करिए खुद के लिए करिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लीजिए साहब हो गया बिटकॉइन, हो गए स्वाहा, पैसे गए, आपका मामला बंद हो गया। ये कुछ उदाहरण है। कई बार आपके पास मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस में आया महाराज आपके पास इतने रुपए की लॉटरी लगी है। आप सोचते हैं कि भाई मैं आज किसका मुंह देख लिया था, ग्रह नक्षत्र ठीक तो चल रहे हैं, इतने करोड़ रुपए की लॉटरी मेरी, और लगती है, सुनी है, कई मूवी देखी है मैंने तो भाई, हमने तो ऐसी मूवीज देखी है जहां लॉटरी लगती है, लगी होगी।
बताइए मुझे क्या करना होगा? बोले सिंपल है, अपना अकाउंट नंबर कंफर्म कराइए। बोले सर ये है। अच्छा एक बात बताइए, आपके अकाउंट नंबर में ये नंबर है क्या पीछे? बोले नहीं। ये सीवीवी नंबर चेक करिए, यही है क्या? बोले नहीं सर ये तो नहीं है। तो ये है? बोले नहीं है। अरे तो कंफर्म कराइए ना क्या है, बार बार नहीं तो हम किसी और को दे देंगे। अरे सर इतना करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आया हुआ है, प्लीज मुझे दे दीजिए। बताइए नंबर। बोले ये रहा। चलिए हो गया, गया आपका। लॉटरी साहब बहुत बड़ा। आपको मैं बताता हूँ, जैसे ना हमारे जब कोई भी, जैसे मैं मेरे अंकित इंस्पायर इंडिया पे कई बार आपने देखा हो कुछ ब्रांड्स के प्रमोशंस आते हैं। ब्रांड्स के प्रमोशन वाया मेल आते हैं। मुझे भी कई इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आते हैं। और कैसे आते हैं? मेल्स आते हैं बाकायदा, और मेल में लिखा होता है ये वाली कंपनी है आपके साथ प्रमोशन कराना चाहती है, अगर आप करना चाहते हैं तो बस ये दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस फॉर्म को फिल कर दें। मैं कहा वाह, ये भाई साहब तगड़ा चोर है जो कोतवाल को सिखा रहा है कि चोरी कैसे करनी है। गजब, बताओ बेटा कैसे करना है। मतलब हद ये है कि वो किसी भी आदमी को नाप सकते हैं। मतलब आपको लगता है आप बहुत स्मार्ट हैं तो समझ जाइए कि आप फिर फंसेंगे कहीं। मतलब ये मानकर चलिए कि ऑनलाइन तो जब तक कोई आपसे, कोई आपका एकदम सगा आपके सामने प्रत्यक्ष ना कह रहा हो ना कि भाई ये कर दे, तब तक दूर ही रहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वॉइस ओवर तक निकाल देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अंकित अवस्थी का ही कॉल आया मेरे पास तो कि यार भाई साहब सुनो, मैं बड़ी आवश्यकता में फंस गया हूँ, 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो ना। आपको लगेगा यार अंकित सर बोल रहे हैं लाख रुपए की जरूरत है। अरे यार क्या बात है सर, इतना पैसा तो नहीं है सर, थोड़ा सा ही दे देता हूँ। देख लो यार, वैसे मैं किसी को फ़ोन करता नहीं हूँ, मेरी नेचर नहीं है, लेकिन ज़रूरत थी तो सोचा कि अपने कुछ स्टूडेंट्स को कॉल कर लो। अरे सर आपको और पैसा की ज़रूरत? अरे सर मैं अभी करता हूँ सर, प्लीज़ बताइए अकाउंट नंबर बताइए। ये रियल में हुआ है। मेरे नाम से एआई का वॉइस ओवर यूज़ करके कॉल सेंटर पर से कॉल करके पैसे किसी से निकलवा लिए गए। और आज से 3 साल पहले की घटना है। आप कहेंगे तब तो एआई थी ही नहीं, सामने वाले को ये आवाज़ ही पहचान में नहीं आई कि ये एआई की आवाज़ है। उसको लगा ज़रूरतमंद है, सर को ज़रूरत है तो दे देते हैं। 40,000 रुपये निकलवा ले गया सामने वाला बंदा। अब तो ये घटनाएं और ज़्यादा हो गई हैं। आपको जब खुद को पता है कि ऑफिशियली यहीं से काम होता है तो उसी तरीके से करिए। आपको पता है कि हमारे कॉल सेंटर्स के नंबर ये हैं, उन पर खुद से कॉल करके कंफर्म करिए। भगवान की दया से अभी वो दिन नहीं आए कि मैं आपको कॉल करके पैसे मांगू कि भाई साहब पैसे दे दो, मैं आवश्यकता में फंस गया हूं, है ना। कम से कम अब तो बहुत ज्यादा सचेत हो जाइए, ठीक है। अगर आपको लेट से कभी हमारे साथ भी ट्रांजैक्शन करना हो तो हमारे ऑफिशियल हम हर चीज पिन करके देते हैं कि इस ऐप पर ट्रांजैक्शन करें। हम हर चीज आपको फोन पर फोन नंबर देते हैं, इस नंबर पर कॉल करके कंफर्म करें। वो सब चीजें वेरीफाइड हैं जो आपको हमारी तरफ से शेयर की जा रही हैं। उल्टा हो जाए तो कहना सर सॉरी, आपसे प्यार बहुत है लेकिन इतनी ही दोस्ती है, पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। क्लियर? कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरह के फ्रॉड इन लोगों के द्वारा करवाए जाते हैं। और अगर आप फ्रॉड करने में कामयाब नहीं हुए तो फिर पिटाई तैयारी के साथ करवाई जाती है। आप सोचिए कि यह बात जो आपने अभी हंसी खुशी सुन ली ना, हो सकता है आप में से कोई भी इस समय लाइव सेशन में बैठा हुआ व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के फ्रॉड का शिकार बना हो। इस बात में कोई मना नहीं है, कुछ भी संभव है आपके साथ लिया गया हो। हम जामताड़ा वालों को पहले कहा करते थे, वो फोन पर पेटीएम का एटीएम का पिन पूछते थे। गए जमाने, न जाने कैसे कैसे तरीके। मतलब केवल मोबाइल पर आजकल तो डर इस बात तक का हो रहा है कि अननोन नंबर का कॉल उठाने तक पर भी आपके मोबाइल में स्पाईवेयर डाला जा सकता है। पेगासस के बारे में यही तो कहा गया था। पेगासस आपके मोबाइल में डाला कैसे गया? आपके मोबाइल पर बस एक कॉल आता है, टन, बस डाउनलोडेड, इतना सा ही करना था, कुछ करना ही नहीं था। आपने मोबाइल उठाने के लिए स्वाइप किया था, ये लीजिए, आपकी परमिशन मान ली सर, हमने कबूल है कबूल है कबूल है मान लिया सर, आ गए आपके मोबाइल में। अब बतियाइए किससे बतियाना है आपको। इस हद तक साइबर काम चल रहे हैं। मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये सिंडिकेट इतना बड़ा है कि इस सिंडिकेट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री तक बनी है। ओडिशा पुलिस ने जब इस पूरे मामले को निकाला, पूरी इस पर जबरदस्त तरीके से स्कैमर्स की वो चली है, सारी जांच पड़ताल जब हुई है, तब जाकर पता चलता है कि कंबोडिया में ये लोगों ने, क्योंकि जहां की कानून व्यवस्था कमजोर है ना, कंबोडिया जैसा गरीब देश है, वहां पर पुलिस भी बिकाऊ है, करप्शन इंडेक्स में भी नंबर ऊपर तक चल रहे हैं। ऐसी जगह पर चाइना से माइग्रेट करके कुछ लोग आते हैं, अपनी कंपनीज बनाते हैं और फिर इंडिया से, म्यांमार से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, फिलीपीन से, इवन म्यांमार में भी यही हाल है, जहां पर जनता का शासन है, यानी कि सेना का शासन है, वहां पर भी ऐसा ही स्कैम की गतिविधि चल रही है। और तो और लोगों को विदेश से बुलाया जाता है और कहा जाता है दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाना है, अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाइए और पैसे बनाइए।
ये काम यहाँ पर कंबोडिया में हो रहा है। और ये जो कटिंग आप देख रहे हैं ये अल जजीरा की है, मेरी नहीं है। इस पर बाकायदा न्यूज़ बनी है। और तो और एक जानकारी आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। ये न्यूज़ की कटिंग देखिए 2022 की है। बाकायदा जो लोग यहाँ से गए इस प्रकार के स्लेव बन के, उनको बेचा तक जाता है। बेचा तक जाता है का मतलब देखिए कि 1000 बांग्लादेशी कंबोडिया के अंदर कुछ फ्यू ईयर्स के अंदर गए थे। उनमें से कुछ लोगों को स्कैमर्स ने बकायदा स्लेव्स बनाकर पासपोर्ट सीज करके दूसरे लोगों को बेच दिया कि अब तुम करवाओ इनसे काम। इस बात पर अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। मेरे सेशन के बाद मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग देखने जाएंगे, मैं फिर भी बता देता हूं, ये रहा। इसके कुछ अंश हैं, ट्रेलर के रूप में मैं नहीं चला सकता, यूट्यूब वाले उस वीडियो को मार डालेंगे। यूट्यूब मेरे ऊपर रोक लगाता रहता है वैसे भी, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये कुछ लोग हैं जो निकल कर आए, जिन्होंने बाकायदा अपनी चैट्स बताई कि देखो ऐसे मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग बेबी, सुबह जगो ना तो गर्म पानी पीना मत भूलना। अरे यार कितना मस्त आदमी है, इतना केयर कर रहा है, सुबह जगते ही पानी पीना। नहीं तू नहीं कहेगा ना मैं आज नहीं पीऊंगी, बिल्कुल नहीं पीऊंगी, प्यासी रहूंगी, आज से ही करवा चौथ है। ऐसा कोई ऊट पटांग आदमी है जो मैसेज भेज रहा है। हमें तो कई बार वो जो क्या ही बताएं, सोना सोनियों वाला जो किस्सा है ना तो अब देखिए इनके साथ जो फ्रॉड हुआ, तो यहां पर ये जो फ्रॉड था ना, इसको पूरी तरीके से आप देखें। इनके साथ भी भाई साहब अल जजीरा के अंदर है, ये डॉक्यूमेंट्री के अंदर के कुछ सीन दिखा रहा हूं मैं आपको। इनसे बिटकॉइन खरीदवा दिए गए, इनको ईगो हर्ट करके, मैडम आपसे ना हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा, लग गए आप। ये एक आदमी है जो बताया कि मुझे लेकर गए थे $1500 पर मंथ, लगभग 1.5 लाख, ₹1.25 पर महीने पर लेकर गए थे। और जब मैं वापस आने की कहा, बोले तुझको पैसे खूब दे दिए, खूब कूटा पीटा गया, बोले नहीं जाएगा तू वापस। इस तरह के कुछ हाउसेज में इन लोगों को कंबोडिया के अंदर रखा जाता है। ये अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री है, अल जजीरा ने बाकायदा यहाँ की रिपोर्टिंग की है। पुलिस को भी यहां पर किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाती है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने उठाया है इस न्यूज़ को 2024 की मार्च की शुरुआत में कि ये स्कैम के जो विक्टिम्स हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ कंबोडिया में लाए जाते हैं, यानी मजबूरी में इनको उठाया और उठाकर दूसरे को बेच दिया। इस प्रकार से काम किया जाता है, यानी आज भी मानव व्यापार होता है। आपको सोचकर कितना दुख होगा कि आपका कोई भाई, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई करीबी, अरे आपने देश का कोई व्यक्ति कहीं दूसरे देश में गुलाम बन गया, और वो भी एक भोला भाला व्यक्ति। हमारे देश में जो गुलामी आई थी ना, वो आई भी हमारे भोलेपन के कारण ही थी। और आज भी हमारे बहुत सारे भोले भाई बहन अपने आप की पोटेंशियल से ज़्यादा कमाई के अवसर देखकर सोचते हैं कि साहब बस मेरी ही किस्मत का सितारा बुलंद हुआ है, इसलिए मुझे रोजगार मिला है, और विदेशी लालच में फंस जाते हैं। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्रिमिनल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। अवेयर रहते हुए आपको सारे काम करने की आवश्यकता है। ये खबर आप देख रहे हैं 13 सितंबर 2023 की दा प्रिंट की है, जिसमें लिखा है चाइनीज़ इस समय पर फिशिंग पूरी तरह से स्कैम दुनिया भर में बैठकर चला रहे हैं। कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, यहां पर ये मतलब कि एक प्रकार का समझिए स्कैंडेमिक है। पैंडेमिक आया था ना, ऐसे स्कैम का स्कैंडेमिक है जो चाइना इस समय चला रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइए, ठीक है। तो यहां पर विक्टिम्स ने अपनी सारी बातें बताई, वो मैंने आपको बता दिया। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है। अच्छा, अब इस बात पर राजनीति होना तय है, क्योंकि जैसे ही इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी तो अपोजिशन ने कहा कि हाँ जी प्रधानमंत्री जी, अब बताइए क्या हुआ। आप तो कह रहे थे कि यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले हैं, आप यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले हैं, तो आपने वो जो 5000 हमारे कंबोडिया में है उनका क्या होगा, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है। ऐसे ही मतलब साकेत गोखले जी ने बकायदा एस जयशंकर साहब को लेटर लिखा कि साहब दुनिया भर के लोगों को हम बचा कर लाते हैं, आपको 2 साल से पता था कि कंबोडिया में ऐसा हो रहा है, क्या किया, जरा जवाब दीजिए। अपोजिशन है, अपोजिशन सवाल से सवाल पूछता है। ऐसे ही कांग्रेस के कई नेताओं ने, NSUI ने बकायदा इस चीज़ को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सवाल पूछे हैं कि सर बताइए हमारे जो यूथ विदेश में हैं उनको बचाने के लिए क्या किया। हालांकि इस पर पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से कमेंट आया है कि हमारी एम्बेसी कंबोडिया के अंदर प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्सेज जो हमें कंप्लेंट मिल रही हैं इंडियन नेशनल्स की, उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर रही हैं। पर बात यह है कि आपके पास कंप्लेंट आएगी तब ना जब आपको कोई व्यक्ति शिकायत करेगा, लेकिन जिसका फोन नंबर आपने दबा दिया, आपके पासपोर्ट दबा दिए, वो आपके पास रीच कैसे करेगा। या तो इसका तरीका एक हो, क्या हो कि सरकार ने जितने भी कंबोडिया में अभी तक भारतीय गए हैं, एम्बेसी से कहे कि उन सबका एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करा ले कि कौन कौन इस समय कंबोडिया में है, कहां कहां है। सरकार अपने द्वारा व्यक्ति भेजकर कंफर्म करा ले कि भाई ये आदमी यहां पर है कि नहीं है, यहां बताकर गया था, नहीं गया, यह नहीं मिला है, तो पुलिस की मदद लेकर उसके लिए सर्च वारंट निकलवाए, ढूंढवाए कि यह व्यक्ति यहां है या नहीं। रिवर्स प्रोसीजर चलाना पड़ेगा। अब पर इतना उन्नत देश है नहीं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि पता चले मोबाइल के टावर से ढूंढ लिया जाए कि फलाना सिंह वहां बैठा हुआ है।
नंबर तो सारे बंद हो गए, वहां जाकर पासपोर्ट भी गुम हो गए, तो ढूंढना अपने आप में एक ट्रेजर हंट जैसा है। तो भारतीय जो दुनिया भर में हैं वो कृपया करके सचेत रहें हर प्रकार से। कोई भी व्यक्ति यहाँ देखिए, मतलब ये जो अपने रणधीर जायसवाल जी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, उन्होंने बाकायदा क्वेरी जो मीडिया की थी उनका जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा 250 इंडियंस को, जो कि पिछले 75 लोग तो पिछले ही कुछ महीने में गए थे, उनको अभी रेस्क्यू किया गया है और वहां से और भी लोगों का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अब बात आती है कि हम बचे कैसे इस चीज से। देखिए मैं आपको ना एक छोटी सी जानकारी यहां देना चाहूंगा और आप सब लोग भी इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। अगर आपके साथ में कभी भी कोई साइबर फ्रॉड होता है ना, एक नंबर है, आप इसको याद रखिएगा, 155260। अगर कोई भी फ्रॉड होता है ना तो इसकी सूचना इस नंबर पर जरूर दीजिएगा। ये मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया हुआ नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है ना। तो आप इस पर अपनी तरफ से साइबर क्राइम अगर आपके साथ कभी हो जाए तो ये साइबर वॉलंटियर्स का हेल्पलाइन नंबर है, सुबह 9 से लेकर 6 के बीच में ये काम करता है। ठीक है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक 1930 भी है और वो भी शायद नंबर काम करता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अगर आपको कभी भी किसी तरह का डर सताए ना कि आपके साथ में कुछ हो रहा है, पुलिस वाले आपके साथ पूछताछ कर रहे हैं, कोई पार्सल, सबसे ज़्यादा डर हमारे सभ्य भारतीय समाज में पुलिस का और जांच एजेंसी का होता है। अरे मेरी इज्जत का क्या होगा। देखिए आपकी इज्जत का क्या होगा, एक बार के लिए आपके लोग जब इस बात को समझ पाएंगे कि वो लोग फेक थे, तो संभव है आपने गलत नहीं किया। पहले तो आपने जब गलत नहीं किया ना तो डरिए नहीं, कोई भी जांच एजेंसी खा नहीं रही है आपको। इन केस अगर खा भी गई, आपको पता चले कि 1-2 साल जेल में टिका दी गलत तरीके से उठा करके कि साहब आप तो गलत थे, कोई बात नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कभी आप जब वापस आएंगे तो उन्हीं जांच एजेंसीज को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट होना पड़ता है और समय किसी का भी नहीं होता है, समय सबका जाता है, सबका आता है। ठीक है ना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि आप जिस समाज में रहते हैं ना, उसका सबसे बड़ा रोग आपने जो पाल रखा है वो यही है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो हो सकता है समाज में आपको ये डर लगता हो, पता नहीं एक फर्जी पुलिस वाला ही बन के आ गया, वो आपसे कह रहा है ये चेक कराइए नहीं तो मैं आपको ये कर दूंगा और मैं दुनिया को, भाई ठीक है तू कर ले। दुनिया के लोग तो वैसे भी कहने हैं, अगर मैं गलत हूं तो वैसे भी कहेंगे और सही हूं तो फिर कोई क्या ही कहेगा। इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर इस भय को मिटाइए। जांच एजेंसीज आपके सहयोग के लिए हैं, आप ही के बच्चे, आप ही के भाई, आप ही के घर जैसे वाले लोग उन जांच एजेंसीज में भी काम कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, पार्सल में कोई गैर जरूरी सामान पकड़े जाने की बात अगर हो तो आप ऐसी चीज़ों को इग्नोर करिए कि अगर है पार्सल, ढूंढ के मेरा घर है वहां देने आ जा। एक चीज़ मैं आपको और याद दिला दूं, कई बार आपके घर तक कुरियर वाले चले आते हैं, वो कहते हैं कि साहब आपका कुरियर है, आप अपना OTP बताइए। आप OTP बताते हैं, आपका कुरियर नहीं भी था, आपको लगता है मेरे घर में किसी रिश्तेदार ने भेजा होगा, मेरे किसी रिलेटिव ने भेजा होगा, आप बताते हैं हाँ भैया भेजो, आपने खट से फटाफट OTP भेजा, वो बाहर से सूपड़ा साफ करके चला गया। थोड़ा कॉन्शियस रहिए, एब्सेंट माइंड में मत रहिए कि हाँ होता होगा कुछ ऐसा, मेरे साथ तो नहीं हुआ। बचिए इन सब चीज़ों से ना। ये छोटी छोटी सी कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। संभव है कि यह सेशन आज आप लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें, मतलब मन में एक बात की क्लैरिटी लेकर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी आप अपने तरफ से और सुझाव दे सकते हैं। मैंने इस सेशन के माध्यम से कुछ अवेयरनेस की चीज़ें आप सबसे साझा कर दी हैं। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों से, जिनके लिए आप चिंता करते हैं, और विशेष रूप से घर के जो वृद्ध जन हैं ना, घर की महिलाएं जो घर में ही कई बार अपने काम को ही बहुत इज्जत से कर रही होती हैं, वो अक्सर इन भोले, मतलब इस तरह के जो चीटर्स होते हैं ना, हमारे घर के जो भोले लोग हैं ना, वो इन चीटर्स के आसान शिकार होते हैं। उनसे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। घर के जो वृद्ध जन हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, उन्हें इस वीडियो को दिखाइएगा कि कैसी चीज़ों से बचना है ना। डरना जबरदस्ती नहीं होता है। हर चीज़ का डरा करके तो अंग्रेजों की मुट्ठी भर सेना ने हम पर शासन कर लिया था, है ना। तो डर के आगे जीत है, ये अगर किसी का डायलॉग है तो इसको अपना लीजिए। डरना नहीं है, मजबूती रखिए, और किसी भी प्रकार के डर से बेहतर है कि जांच कर लें कि पहले बताइए, मैं कंफर्म कर लेता हूं। अगर आप जांच एजेंसी हैं तो आपका पासवर्ड ID कार्ड होगा, वो चाहे चेक कराइए। इन सब चीज़ों से करके आप सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है। बाकी हम तो आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार जो हमको मिलता है आपके सब्सक्राइब करने के ऊपर। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने वीडियो के नीचे ही एक बटन आ रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बस उसे क्लिक करना है। क्लिक कर दीजिए, बगल में एक बेल आइकन बना हुआ है उसे दबा दीजिए। भविष्य में जब भी कोई ऐसा अच्छा वीडियो आपके पास आएगा तो उसकी सूचना मिल जाएगी। होता क्या है ना, सब्सक्राइबर्स देख करके
कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को समझ करके हम बहुत सारे काम भविष्य में करना चाहते हैं, अच्छे वीडियोस करना चाहते हैं, अच्छे इंटरव्यूज़ करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइबर्स उसमें एक अच्छा रोल प्ले करते हैं कि ये सब लोग इसका समर्थन करते हैं। तो आप अगर ऐसा ठीक समझते हैं हमारे कंटेंट को तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। बाकी जो भी हमारे से रिलेटेड अन्य विद्यार्थी वर्ग के लिसनर्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि अपनी पाठशाला पीसीएस और अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्हें जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए